हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा और आज हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे जजमेंट के बारे में जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो बच्चे सेक्सुअल अब्यूज़ का विक्टिम होते हैं उनके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं जो फॉलो होने चाहिए और प्रिंसिपल्स फॉलो होने के बाद ही उनके कस्टडी या विजिटेशन राइट्स के ऊपर बात होनी चाहिए। हम बात कर रहे हैं शीतल वसंत ठाकुर वर्सेस चिराग अरोड़ा के केस के बारे में। थोड़ा सा इस केस के बारे में बता देती हूँ। शीतल और चिराग की शादी हुई 2014 में। ये लोग सेटल हो गए यूएस में, न्यू जर्सी में। वहीं पर उनकी एक बेटी पैदा हुई। 2018 में कुछ हुआ। 2019 में शीतल ने अपने हस्बैंड के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल किया जर्सी पुलिस स्टेशन में। दिसंबर 2019 में शीतल वापस इंडिया आ गई। 2020 में उन्होंने पुणे पुलिस स्टेशन में और दिल्ली पुलिस स्टेशन में पॉक्सो के तहत अपने हस्बैंड के अगेंस्ट एक केस फाइल किया, जहां उन्होंने कहा कि चिराग अरोड़ा ने अपनी 2 साल की बेटी के साथ सेक्सुअल अब्यूज़ किया था। अब यहाँ पर बहुत सारे सवाल उठते हैं कि फादर को अरेस्ट क्यों नहीं किया गया। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है। आईपीसी और पॉक्सो एक्ट के तहत क्रिमिनल केसेस चले और जब फादर ने एंटिसिपेटरी बेल डाली तो उनको एंटिसिपेटरी बेल मिल भी गई बॉम्बे हाई कोर्ट से। यहाँ पे जो शीतल अरोड़ा हैं उन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस पॉक्सो के तहत डिवोर्स फाइल किया और उन्होंने एलिमनी मांगी 2,77,00,000 की। जो फादर हैं वो कंटिन्यूसली बच्चे के विजिटेशन राइट्स और कस्टडी राइट्स के लिए केस फाइल कर रहे थे। उन्होंने पहले फैमिली कोर्ट में किया, जहाँ पर फैसला नहीं हुआ उनके फेवर में, फिर हाई कोर्ट में किया और फाइनली वो पहुँचे सुप्रीम कोर्ट में। अब सवाल ये आता है कि क्या कोई कोर्ट ऐसे फादर को कस्टडी राइट्स या विजिटेशन राइट्स दे सकता है जिन्होंने सेक्सुअल अब्यूज़ किया है बच्चे का। तो देखिए, यहाँ पर एक और सवाल भी आता है कि मदर ने न्यू जर्सी में ही सेक्सुअल अब्यूज़ रिपोर्ट क्यों नहीं किया था। क्योंकि सेक्सुअल अब्यूज़ रिपोर्ट नहीं हुआ तो मेडिकल चेकअप नहीं हुआ। तो एज सच कोई प्रूफ नहीं है कि सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ था कि नहीं हुआ था, क्योंकि पॉक्सो के तहत जब रिपोर्ट दर्ज की गई तो 2020 में की गई थी। 2020 में जब रिपोर्ट दर्ज की गई उस टाइम पर कोई भी मेडिकल फुल प्रूफ नहीं बता सकता है कि क्या हुआ था। सवाल ये भी आता है कि क्या मदर झूठ बोल रही है। तो देखिए, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। सच में फादर ने सेक्सुअल अब्यूज़ किया था या मदर खुद परेशान थी और डिवोर्स लेना चाहती थी तो उन्होंने ये भी एक एजेंडा साथ में लेकर आई, नहीं पता, कोई क्लैरिटी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में इसमें फादर को चाइल्ड के विजिटेशन राइट्स या कस्टडी राइट्स नहीं दिए हैं। उन्होंने केस वापस फैमिली कोर्ट को भेज दिया गया है और उन्होंने क्लियरली बोला है कि कुछ चाइल्ड प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जो कि कस्टडी कोर्ट्स को, फैमिली कोर्ट्स को ध्यान में रखने पड़ेंगे जब भी वो कोई डिसीजन मेकिंग करेंगी किसी भी कस्टडी केस के लिए, विजिटेशन केस के लिए या किसी भी पेरेंटल एक्सेस के लिए, स्पेशली उन विक्टिम्स के लिए जो पॉक्सो के अंदर आते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बहुत अच्छे चाइल्ड प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल्स लिस्ट डाउन किए। उन्होंने कहा कि मिनिमम एक्सपोजर होना चाहिए बच्चे का इस नेगेटिव एनवायरनमेंट से, मिनिमम री-ट्रॉमेटाइजेशन होना चाहिए। सेक्शन 24 ऑफ द पॉक्सो एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी रिकॉर्ड करनी है स्टेटमेंट्स वो एक चाइल्ड फ्रेंडली एनवायरनमेंट में की जाएगी, कि ऐसी जगह की जाएगी जो चाइल्ड खुद चुनेगा, एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट होना चाहिए और प्रेफरेबली वुमेन पुलिस ऑफिसर करेगी। सेक्शन 33 क्लॉज 5 के तहत जो बात करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिपीटेड टेस्टिमनी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बार बार टेस्टिमनी, बार बार क्वेश्चनिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे सिर्फ आप बच्चे को ट्रॉमेटाइज करते हैं और साइकोलॉजिकल हार्म पहुँचाते हैं। सेक्शन 36 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी एक्यूज्ड है, जैसे इस केस में फादर एक्यूज्ड है, उसके डायरेक्ट एक्सपोजर में बच्चे को लाने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो भी एविडेंस इकट्ठा करना है उसके लिए फादर को सामने लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है उससे बच्चे को ट्रॉमा हो रहा हो या साइकोलॉजिकली हार्म हो रहा हो। उन्होंने ये कहा सेक्शन 39 के तहत कि सपोर्ट पर्सन एक्सपर्ट असिस्टेंस लेनी चाहिए। एक्सपर्ट असिस्टेंस की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट का कहना था
कि देखिए जैसे इस केस में बच्चा बहुत छोटा था, जब सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ अगर हुआ तो 2 साल की उम्र में हुआ था, बच्चा क्या ही बता पाएगा। तो ऐसे में जो इंटरप्रेटर्स होते हैं, जो ट्रांसलेटर्स होते हैं, जो स्पेशल एजुकेटर्स होते हैं, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, वो बच्चे की बोलने वाले हर एक एक्सपीरियंस को लिखेंगे और उससे एक सिचुएशन पे पहुंचेंगे और उससे वो बता पाएंगे कि हाँ भाई बच्चा कंफर्टेबल है फादर के साथ कि नहीं है। ये जो सारी जो रिपोर्ट होगी ये कस्टडी कोर्ट से फैमिली कोर्ट्स के पास जाएंगी, तब फैमिली कोर्ट्स उस बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि क्या विजिटेशन राइट्स, पेरेंटल एक्सेस, कस्टडी राइट्स फादर को मिलने चाहिए या नहीं चाहिए। तो एक बहुत ही अच्छा जजमेंट है जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे इम्पोर्टेंस दी है बच्चे के वेलफेयर के बारे में। यहाँ पे इम्पोर्टेंस इस बात पे नहीं दी गई है कि विजिटेशन राइट्स, कस्टडी राइट्स या पेरेंटल एक्सेस मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, या चिराग अरोड़ा गिल्टी हैं या नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस बच्चे की है, बच्चे के वेलफेयर की है। तो एक बहुत ही अच्छा जजमेंट है। और अगर आपके कॉन्टैक्ट में या आपके नोन में ऐसा कभी भी ऐसा कोई केस आता है तो आप उनको भी एजुकेट कीजिए कि ये बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई ऐसा केस होता है तो उनको ये पता होना चाहिए कि चाइल्ड को एक बहुत प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है और उसको मिनिमम एक्सपोजर और मिनिमम ट्रॉमेटाइजेशन के तहत ही डील किया जाना चाहिए। और अगर ऐसा वो उनके बच्चे के साथ नहीं हो रहा है तो वो इस पे आवाज़ उठा सकते हैं। थैंक यू।